कल जो हमने एनीमिया का टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने माइक्रो के ऊपर ध्यान दिया था। आज हम नॉर्मो और मैक्रो पर ध्यान देंगे। अब मैक्रो में क्या है, दो इंपॉर्टेंट होते हैं, या तो B12 डिफिशियंसी की वजह से या फिर फोलेट की डेफिशिएंसी से। वो जो होता है उसे हम बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो है ना, मैक्रोसाइटिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ये ऐसे लिखेंगे हम इसका डायग्नोसिस। इसमें क्या होता है कि है ना, इसके अंदर क्या होता है कि है ना, मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं। जो सेल होता है ना, इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाते हैं। और B12 और फोलिक एसिड दोनों की डिफिशियंसी से हो सकता है। और इसके अंदर होमोसिस्टीन सिस्टीन जो होता है ना, होमोसिस्टीन, वो इंक्रीज़ हो जाएगा दोनों के अंदर, जो लैब टेस्ट होगा। और इनके अंदर डिफरेंस कहाँ है, जो MM में एक होगा टेस्ट, ये भी है ना लैब टेस्ट है। जैसे होमोसिस्टीन है वैसे MM में भी एक टेस्ट है। तो MM में B12 में इंक्रीज़ है, फोलेट में नॉर्मल है। ये इनका डिफरेंस है मेन। अब B12 के कुछ कॉज है। B12 के कॉज क्या है, B12 होता है ये जो वेजिटेरियन चीज़ें होती हैं उनके अंदर होता है। तो नॉन वेज चीज़ के अंदर होता है, मीट वगैरह के अंदर। तो जो लोग मीट नहीं खाते ना, जो प्योर वेजिटेरियन होते हैं, जैसे कि वीगन लोग हैं, मीट में भी होता है, मिल्क में भी होता है, जो भी एनिमल प्रोडक्ट है उनके अंदर होता है। तो वीगन लोग हैं, उन उन लोगों को है ना B12 डेफिशिएंसी होता है। और स्ट्रिक्ट वीगन है जो। और पर्निशियस एनीमिया, इसमें क्या होता है कि B12 है ना स्टमक के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। वो डिजीज़ है ये, उस वजह से है ना पर्निशियस एनीमिया हो जाता है। तो इसके अंदर B12 की डेफिशिएंसी होती है। अब क्रॉन्स डिजीज़, तो क्रॉन्स डिजीज़ के अंदर कोलोन का है ना एब्जॉर्प्शन कम हो गया है। ये जहाँ पे B12 एब्जॉर्ब हो रहा है वो वहाँ पर और नहीं हो पा रहा एब्जॉर्ब। और गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी हो रही है। अब जैसे कि है ना, अपन जिस पार्ट में B12 एब्जॉर्ब होना चाहिए था, वहाँ वो वाला पार्ट हमने काट के निकाल लिया किसी कारण से। मान लो वहाँ पर कोई कोई भी कैंसर वैंसर था, या कुछ भी कारण से हमने है ना, स्ट्रिक्चर था, कुछ भी था, तो हमने उसको सर्जरी करके निकाल दिया उस एरिया को। तो इस सर्जरी की वजह से ही B12 डिफिशियंसी हो सकता है। तो है ना, देखो डेफिशिएंसी दो टाइप की हुई, इन तीनों में तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा। और इसके अंदर हम ना, हमारा न्यूट्रिशन ही कम है। ठीक है, तो दो टाइप के हो गए। तो इसका जो ट्रीटमेंट है ना, वो भी दो टाइप का होगा। इसमें न्यूट्रिशन कम है तो इसे हम ओरल B12 दे देंगे, क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा था B12, तो इसे हम B12 दे दिया। और ये जो लोग हैं ना, ये मान लो B12 खा भी रहे हैं, फिर भी इनका एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो इसको हम क्या देंगे, इसको हम IM देंगे, तो क्योंकि इनके अंदर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा। ये इसका ट्रीटमेंट हो गया। और है ना, B12 की एक और मेन चीज़ है कि इसके अंदर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम भी आते हैं। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम क्या आता है, प्रोप्रियोसेप्शन और वाइब्रेशन का सेंस ख़त्म हो जाता है, और टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन का सेंस ख़त्म हो जाता है। तो ये है ना इसके, वो है कि ये जो है ना न्यूरोनल सिम्टम सिर्फ इसमें आता है, फोलेट में नहीं आता। तो ये हमें ध्यान रखना है इन दोनों का डिफरेंस। और इनका डिफरेंस अच्छा खासा पूछा जाता है। और फोलेट का कम होने की वजह से एनीमिया वो कैसा होता है, अल्कोहल पीने वाला, और सिर्फ है ना बहुत कम खाने वाला, जो ऐसी चीज़ें जिसमें फोलेट नहीं है वो खाने वाला, मतलब डाइट की वजह से ही होता है ये। और इसका ट्रीटमेंट क्या है, फोलिक एसिड दे दो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मैक्रोसाइटिक। अब नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोसाइटिक में क्या होगा, इसके मेनली दो रीज़न होते हैं, या तो हीमोलाइसिस है या फिर हेमरेज है। ठीक है, इसमें क्या डिस्ट्रक्शन होता है RBC का, या तो RBC बॉडी के अंदर ही लाइस हो जा रही है, मतलब टूट जा रही है, या फिर जो RBC है वो बाहर चली जा रही है, मतलब बनी हुई RBC वेस्ट हो जा रही है। और मैक्रो में क्या था कि है ना, RBC सही से बन नहीं पा रही। और माइक्रो में क्या था, इसमें भी RBC सही से नहीं बन नहीं पा रही। ठीक है, और लेकिन नॉर्मो में है कि वो डिस्ट्रक्शन हो जा रहा है, जो बनी है उनका भी डिस्ट्रक्शन हो जा रहा है। तो इसके अंदर अगर हीमोलाइसिस हुआ तो ये है ना, हीमोलाइसिस में कुछ चीज़ें बढ़ती है, जैसे LDH, क्योंकि ये RBC के अंदर होता है, हेप्टोग्लोबिन और बिलिरुबिन, ये चीज़ें बढ़ जाती है हीमोलाइसिस में। तो ये लैब टेस्ट में होगा। और हेमरेज तो वो कोई ना कोई अपन को हिस्ट्री दे रखी होगी कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, या फिर कोई भी ट्रॉमा हुआ है जिसकी वजह से ब्लीडिंग हुई है, तो उसे हेमरेज बोलेंगे हम। तो हेमरेज की वजह से भी होता है। तो ये दो चीज़ें कोई एग्जाम्पल। अब कुछ नॉर्मो में क्या होता है, ये एनीमी ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ है ना, ये नॉर्मो में भी होता है और माइक्रो में भी होता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया नॉर्मो में भी होती है, माइक्रो में भी होती है, लेकिन माइक्रो में ज़्यादा होती है। और नॉर्मो में सिर्फ अर्ली टाइम में होती है, अपना जो अर्ली टाइम है डिजीज़ का, उस टाइम में नॉर्मल होता है। अब एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ में क्या हुआ, इसलिए आयरन डेफिशिएंसी में तुम सिर्फ माइक्रो की तरफ ध्यान देना, मोस्टली यही आता है। नॉर्मो कम रेयरली आता है, लेकिन होता है, इतना ध्यान रखना। और एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ भी नॉर्मो में भी होता है और माइक्रो में भी होता है, दोनों में होता है। अब एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ है ना, वो देखो माइक्रो में इस हिसाब से अपन डायग्नोस करेंगे। ये सब कुछ चार्ट दे रखा है, हम यहाँ से
फेरेटिंग करके उसके अंदर TIBC सैचुरेशन वगैरह करके बाद में इधर आ जाएंगे क्रॉनिक डिजीज़, यहाँ पे आ जाएंगे डायग्नोसिस, सब कुछ कम है तो। और लेकिन हमेशा सब कुछ कम नहीं होता है इसके अंदर, या तो कम या लो हो सकता है सब कुछ, या फिर नॉर्मल भी हो सकता है, दोनों के साथ है, क्योंकि ये नॉर्मल और इसमें दोनों में आ रहा है। अब है ना, इसका मेन क्या है, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ होता है ना, उसके साथ में कोई ना कोई क्रॉनिक डिजीज़ होती है। वो क्रॉनिक डिजीज़ के एग्जांपल क्या है, या तो कोई क्रॉनिक थायराइड डिजीज़ है, या कोई मेलिग्नेंसी है, मेलिग्नेंसी क्रॉनिक होती है, कोलेजन डिजीज़ है, तो ये है ना जेनेटिक होता है तो क्रॉनिक है। इसमें क्या है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, SLE हो गया, पॉलीमायोसाइटिस, पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा, ये सब कुछ है ना क्रॉनिक डिजीज़ है। इसके अंदर मोस्ट कॉमन हमें याद रखना है मेलिग्नेंसी और रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस का सर ने हमको केस कराया था एक बार, और SLE का भी, हाँ ये, और जो क्वेश्चन आएंगे SLE के भी क्वेश्चन आते हैं, पर इसका हमको सर ने करा रखा है क्लास में अर्थराइटिस का। और इन्फ्लामेटरी बायो डिजीज़, ये भी क्रॉनिक डिजीज़ है। इसके अंदर क्या आता है, क्रॉन्स डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस। और क्रॉनिक इन्फेक्शन हो गए, HIV, ऑस्टियोमाइलिटिस, ट्यूबरकुलोसिस, या फिर रीनल फेलियर हो गया क्रॉनिक। तो ये सब पहले हिस्ट्री में दे रखे होंगे, इनकी हिस्ट्री होगी, उसके बाद में ये लैब दे रखे होंगे पूरे, ये सब लैब दे रखे होंगे, या तो नॉर्मल या डिक्रीज होगा ये सब, आयरन ट्रांसफर इन सेचुरेशन और TIBC। और इसके ट्रीटमेंट में हमें क्रॉनिक डिजीज़ को ट्रीट करना होगा मेनली, और इसका ट्रीटमेंट जो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इसे हमें आयरन देना होगा। एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ का ट्रीटमेंट है हमें क्रॉनिक डिजीज़ जो है उसको ट्रीट करना होगा। ठीक है, फिर इनका ये हो गया ट्रीटमेंट। तो है ना, अब ये एक ये छोटी सी एक और ये चीज़ बता दूँ कि है ना, एक होता है RBC डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। इसमें क्या होता है कि छोटा से छोटा जो RBC है ना, और बड़े से बड़ा RBC, सिंपल फॉर्म में बता रहा हूँ, इनके बीच में जितना डिफरेंस है ना, उसको डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ बोलते हैं। ठीक है, तो ये कब बढ़ जाएगी, जब है ना मान लो RBC नई नहीं बन रही है। ठीक है, तो ये डिस्ट्रक्शन वाले जो है ना एनीमिया है, जैसे कि एग्जांपल नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, नॉर्मोसाइटिक में RDW बढ़ जाएगा, तो इसमें क्या हो रहा है, ये बड़ी वाली ख़त्म हो जाएगी, मर जाएगी, इसका हीमोलाइसिस हो जाएगा, तो उसके बाद में इरेथ्रोपोइटिन रिलीज़ होगा और छोटी वाली बहुत सारी बन जाएगी। तो ये बहुत सारी बन गई, उस वजह से ये सब कुछ ज़्यादा बन जाएगा, तो उसकी वजह से ये हाई रहता है। और प्रोडक्शन एनीमिया क्या होता है, माइक्रोसाइटिक और मैक्रोसाइटिक की दोनों प्रोडक्शन एनीमिया में, माइक्रो और मैक्रो, तो इसमें प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, तो ये तो है ही नहीं, तो है ना वो कम से कम विर्थ होगा। तो इतना याद रखना, प्रोडक्शन एनीमिया में RDW 10 से कम होगा, डिस्ट्रक्शन एनीमिया में RDW 15 से ज़्यादा होगा, और नॉर्मल होता है 10 to 15। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूँ मैं, ये एनीमिया से रिलेटेड नहीं है लेकिन बता देता हूँ, क्योंकि सर ये केस हमको दिया था क्लास में, और इसके आने के चांस भी रहते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड। इसमें क्या होता है, इसका है ना पेरिकार्डाइटिस है, तो इसमें पहली बात तो इन्फेक्शन होगा, कोई ना कोई वायरल वगैरह होगा, वायरल है तो एप्स्टीन बार वायरस होगा, और कोई भी मतलब इन्फेक्शन होगा पहले, उस इन्फेक्शन की वजह से जो पेरी का जो होता है हार्ट की लेयर बाहर वाली, उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है, वो पेरिकार्डाइटिस बोलते हैं। इसमें जो ECG होता है ना, वो मेन है, इसके ECG में ST सेगमेंट एलिवेशन होता है, और इसका एलिवेशन जो होता है ना, वो कोई लीड वीड नहीं होता, जैसे इन्फीरियर MI का क्या होता है 2-3, और AVF में है ना एलिवेशन होता है, लेकिन ये पेरिकार्डाइटिस है ना, इसमें पेरिकार्डाइटिस में रैंडम पेरिकार्डाइटिस में कोई भी लीड एलिवेशन हो जाती है, कोई भी लीड का कोई मतलब नहीं है कि कौन सा है, कोई रिलेशन नहीं होता उन लीड्स के बीच में, और कितनी भी हो सकती है, पूरी ECG में ST एलिवेशन हो सकता है, 10 लीड मतलब 6 लीड में हो सकता है, 7 लीड में हो सकता है, कितनी भी लीड में हो सकता है, मतलब मेजोरिटी ऑफ लीड में होगा। तो मैंने जब ECG वाला जो टॉपिक है ना, उसमें मैंने जब MI पढ़ाया था, तो मैं लीड्स बताया कि है ना ये लीड में एलिवेशन होता है, तो ये डिजीज ये वाली वॉल का ST सेगमेंट एलिवेशन हुआ है, STEMI हुआ है। ठीक है, लेकिन ये अकेला है पेरिकार्डाइटिस जिसके अंदर ST एलिवेशन होता है, लेकिन स्टेमी नहीं है, और इसके अंदर कोई लीड्स फॉलो नहीं करता, और किसी भी लीड में एलिवेशन हो जाएगा। तो ये बस 2 बार मैंने बता दिया है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, अब ऑल द बेस्ट सभी को एग्ज़ाम के लिए, बढ़िया एग्ज़ाम देना, टेंशन मत लेना, और एग्ज़ाम जैसा भी जाए मतलब आगे भी बाद में पढ़ते रहेंगे और उसमें पास हो ही जाएंगे अपन।